हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम जो हैं दिसंबर में होने की संभावना है। टायर 2 एग्ज़ाम की दिसंबर में होने की संभावना है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लेकर आए हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे ये पेपर सेट अपलोड हो जाते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं और डेट ध्यान रखेंगे 6/3/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था। मैं इसमें आपको प्रीवियस 5 साल के पेपर को कवर करवाऊंगा, जिसके अंदर हमारे टायर 2 के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे साथ में टायर 2 एग्ज़ाम के लिए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर मुझे बताया करें ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। अच्छा, कुछ बच्चों का पूछना था कि सर अगर मेरे टीयर 1 के अंदर कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, कितना क्या रहने वाला है। तो मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि अगर आपके 130 से लेके 135 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं यूआर कैटेगरी में, किसमें, यूआर कैटेगरी में, तो ये एक थोड़ा सेफ स्कोर हो सकता है। आपको सीजीएल के पेपर के लिए तैयारी करना चाहिए। इसके अलावा बाकी अगर आप देखें तो ओबीसी में थोड़ा सा मार्क्स कम कर दीजिए। अगर आपके 128 आ रहे हैं तो ठीक है। एससी में अगर कुछ बच्चे हैं तो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए, दोनों बच्चों के लिए मैं कहूँगा अगर आपके 125 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेकंड फेज़ के लिए तैयारी करिए। हालांकि एक करेक्ट आप एस्टिमेशन लगाना बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ एक कट ऑफ जो है, मेरा एक पर्सनल व्यू जो है वो ये कहता है कि 130 से 135 जाएगा यूआर का। अगर आप ओबीसी की बात करें तो हमेशा 2 से 3 नंबर कम रहता है ओबीसी का, तो 128 से लेके 130 के बीच में ओबीसी आ जाएगा। और एससी एसटी के लिए हम लोग का कट ऑफ मैंने जो निकाला है वो 125 से 30 के बीच में, 125 से 128 के बीच में। तो आप मेंस के लिए तैयारी के लिए जाइए। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज्ड द वेडिंग। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए। अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, वाज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म आता है। बेटा ये मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार एक्टिव पैसिव वॉइस में यही पूछा गया है। ऑर्गेनाइज्ड हमारे पास में क्या है, सेकंड फॉर्म है। अब आपको क्या ढूंढना है, केवल वाज और वर देखिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, ये हो गया गलत। यहाँ क्या आ रहा है, वाज आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आ रही है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे, बाकी भी चेक करते हैं। यहाँ इज आ रहा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है, गलत हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, इसलिए मैं स्पीड को थोड़ा फास्ट रखने वाला हूं। तो मुझे मैच करेंगे। देखिए बोला गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर। ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम सब्जियों को, फलों को और फूलों को उगाने के बारे में समझते हैं। पहला है हर्पेटोलॉजी। ये क्या होता है, ये सरीसृप विज्ञान होता है। सरीसृप मतलब ऐसा रेंगने वाले कीड़ों के बारे में जो स्टडी होती है वो ये कहलाता है सरीसृप का अध्ययन। ठीक है, उसमें उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, सरीसृप अध्ययन। हार्बिंग का मतलब क्या होता है, हार्बिंग का मतलब होता है इसमें हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, औषधि विज्ञान भी कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागबानी, बागबानी, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास में हैप्लोकल्चर। इसके अंदर क्या होता है, भाषा विज्ञान होता है। लेकिन ये कैसा भाषा विज्ञान होता है समझिए। आपने सुना है जैसे ये एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस के बदले एक शब्द में आंसर करना, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वही हैपोलॉजी वाला पार्ट होता है। हैपोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ते हैं। यही हमारा हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बागबानी। क्लियर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी अनदर वन हियर, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है वो देखिए। कभी भी ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में दिया हो डायरेक्ट नरेशन में, तो कॉमा हटाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा को जब आप हटाएंगे तो या तो इफ आएगा या क्या आ जाएगा, वेदर आता है। या तो इफ का प्रयोग करोगे या आप किसका ही प्रयोग करोगे, वेदर का यूज करोगे। अगर आपके पास में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ये सिचुएशन होती है। तो देखो, शी आस्क्ड, आस्क्ड, इफ सभी जगह पे इफ है। ठीक है, अच्छा इफ के तुरंत बाद में यूज होगा सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
यहाँ पे अबाउट आ रहा है, ये गलत हो गया। उसके बाद में देखिए एक चीज और, इज एम आर जो है वो बदलता है किस में बेटा, वाज या वर में। किस में बदलता है इज एम आर, वाज या वर में। तो देखो वी के साथ में वर आ रहा है, ये ठीक है, यहाँ पर वी के साथ में वर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वी के साथ में मीट आ रहा है, ये गलत हो गया। अभी वी के साथ में वर ठीक है क्योंकि इज एम आर किस में बदलता है, वाज या वर में। मीटिंग की जगह पे मीटिंग आ गया, ये दोनों ठीक है। माई, माई का कनेक्शन किससे है, इससे है, सब्जेक्ट से। किससे है, सब्जेक्ट से। अब देखो सब्जेक्ट में क्या है, शी, हर, हर और यहां पर क्या है, आई, मी, माई। तो माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। माई हर में कन्वर्ट हो गया, यहां पर भी ठीक है। पेरेंट्स भी ठीक है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, तो नेक्स्ट किस में बदलता है, द फॉलोइंग में बदलता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्रेजल वर्ब को प्लीज बेटा एक बार जाके आप पढ़ लीजिए, फ्रेजल वर्ब को पढ़ लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पड़ा हुआ है, पीडीएफ नहीं है एक्चुअली इसका, फ्रेजल वर्ब का, हाँ शायद पड़ा हुआ है, पीडीएफ ही मैंने शेयर कर दिया फ्रेजल वर्ब का। आप अगर उतना बड़ा डेटा नहीं पढ़ पाते हैं तो पीडीएफ पर कुछ पेजेस मैंने खींचकर भेजे हैं रजिस्टर में से। वो पेजेस कैसे हैं, पिंक कलर के हैं, वो एक बच्चे के रजिस्टर में से मैंने शेयर किए हैं, केवल इंपॉर्टेंट है वो। पिंक कलर के पेजेस होंगे, आप जैसे ही फाइल ऑप्शन दबाओगे तो पिंक कलर के पेजेस मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम पर, वहां से आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, मेंटली स्ट्रांग प्लीज डू नॉट डैश टू सुसाइड ओवर ट्रिवियल इश्यूज। देखिए मेंटली स्ट्रांग बनिए, लोगों को मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग जो लोग होते हैं, दिमागी रूप से जो मजबूत लोग होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे जो है सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं वो लोग, क्या फॉल इन, फॉल इन का मतलब तो क्या होता है, फॉल इन लव, यानी प्रेम में पड़ जाना, फॉल इन लव, प्रेम में पड़ जाना, ठीक है। अरे लव इन लव कर दिया मैंने ये क्या होता है, किसी के प्रेम में पड़ने के लिए यूज होता है फॉल इन लव। अच्छा मेकअप का मतलब क्या होता है, गलती को सुधारना। मेकअप का मतलब क्या होता है, गलती को सुधारना, झूठ बोलकर गलती को सुधारना, झूठ बोलकर गलती को सुधारना, तो सुधारना, ठीक है। फिर है कंसीव ऑन। अब देखिए ये तो स्पेलिंग, ये यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है कंसीव ऑन, ये तो इन्होंने दे दिया कंफ्यूजन करने के लिए। मुझे इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है, अगर आपकी जानकारी में कुछ हो तो प्लीज मेरे को शेयर करें। गिवन का मतलब क्या होता है, समर्पण करना। तो देखिए जो मजबूत दिमाग के लोग होते हैं वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर समर्पण नहीं करते हैं, आत्महत्या का प्रयास नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब आइए अगला जो पूछा गया है वो पूछा गया होमोनियम्स। द फार्मर, अब किसान की बात आई है तो खेती वाली चीजें ही आएंगी। द फार्मर ग्रो, वो उगाता है। अब क्या उगाएगा वो देखिए, इन देयर फील्ड, किसान अपने फसलों में कुछ उगाता है, कुछ उगाता है, वो क्या उगाता है देखिए। मेज, ये वर्ड तो कहीं मेरे को मिला ही नहीं है, ये अगर आपको कुछ पता हो तो बताएं इसके बारे में। मेज इसका मतलब होता है मक्का, ठीक है, मक्का होता है। ये वाले मेज का मतलब क्या होता है, ये होता है पजल, यानी भूल भुलैया, पजल। मेज ये भी कोई वर्ड मेरे को ऐसा नहीं मिला है, तो ध्यान रखिए अभी किसान किसके बारे में चर्चा कर रहा होगा, मक्के के बारे में चर्चा कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, और 5 में क्या पूछा गया है, आपको जंबल्ड ऑर्डर बताना है, दिए गए सेंटेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको कैसे अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, उसको समझ लेते हैं। मैं जब भी कभी पेपर में जो मेरा अटेम्प्ट है, मेरा जो करने का तरीका, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं कैसे पेपर के अंदर अटेम्प्ट करता हूं। हालांकि ये आपको थोड़ा मजाकिया लगेगा लेकिन ये मेरा काम करता है। देखिए बी, बी, बी सिमिलर ऑप्शन है, ठीक है। क्या डिफरेंट है, सी वाला, तो ये सी वाला से तो हो नहीं सकता, ये तो कैंसिल होगा। तो सेंटेंस बी स्टार्ट होगा, अगर आप बी को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे क्या दिया हुआ है। अंटिल 1960 द 1960 तक द यूनिवर्सिटी ऑफ द फोर्ट हारे, ये ध्यान रखना, फोर्ट हारे करके एक यूनिवर्सिटी है, इन द म्यूनिसिपालिटी ऑफ एलिस, ये कहाँ की नगर पालिका में, एलाइस की नगर पालिका में है ये। अबाउट द 20 माइल्स ड्यू ईस्ट, पूर्व से वो है 20 मील दूर। हेल्ड टाउन, हेल्ड टाउन से पूर्व की तरह अगर आप 20 मील दूर जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी पड़ती है। वाज ओनली रेजिडेंशियल सेंटर फॉर हायर एजुकेशन फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। देखिए अश्वेत, अफ्रीका के अंदर क्या होते हैं, अश्वेत लोग रहते हैं, श्वेत और अश्वेत होते हैं, तो जो ब्लैक्स होते हैं उनको अश्वेत बोला जाता है।
इन बच्चों के लिए या इनसे संबंधित नागरिकों के लिए जो उच्च शिक्षा है वो केवल कहाँ पे दी जाती है, फोर्ट हारे में दी जाती है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि बी वाला ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है देखिए, इसके बाद में देखिए, फोर्ट हारे वाज मोर देन दैट। उसने बता तो दिया कि फोर्ट हारे एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो फिर क्या बोल रहा है, उस यूनिवर्सिटी का और डिटेल में बता रहा है, बोल रहा है कि ये यूनिवर्सिटी इससे कुछ ज्यादा है। इट वाज बीकन। बीकन का मतलब होता है प्रकाश स्तंभ। वो प्रकाश स्तंभ है। अफ्रीकन स्कॉलर फ्रॉम ऑल ओवर साउथर सेंट्रल ईस्टर्न अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर वो यूनिवर्सिटी क्या है, प्रकाश स्तंभ है। तो यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है, क्वालिटी आ रही है, तो बी के बाद में क्या आएगा, ए। अब बी के बाद में ए आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। अब इसको और आगे देखते हैं। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह जो अश्वेत अफ्रीकर हैं उनके लिए इट वाज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ये क्या है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड येले ऑल रोल्ड इन टू वन। द रीजेंट वाज एनेक्शियस फॉर मी। और देखिए यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा, द रीजेंट वाज एनेक्शियस फॉर मी टू अटेंड द फोर्ट हाले एंड आई वाज gratified to accept there. I felt that I was being groomed for success in the world. देखिए कुल मिला के ये बोला गया है कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए एक वरदान साबित हो रही है अश्वेत लोगों के लिए। ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसा ही काम कर रही है यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, ये फोर्थ नंबर सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 7 पर। आई सेड टू मोहन ही हैज़ अ ग्रीन बुक। मैंने मोहन से कहा कि उसके पास क्या है, ग्रीन बुक है। तो सेट टू बदलता है टोल्ड, 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 टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा बदलता है दैट, 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 दैट। ही थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। हैज है बदलता है किसमें, हैड में बदलेगा। किसमें बदलेगा, हैड में। यहाँ तो हैज आ रहा है, कैंसिल करो। यहाँ हैड आ रहा है, फिर अगेन हैड आ रहा है। चलिए इसको अभी होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हैव आ रहा है, ये कैंसिल करेंगे। यहाँ पे केवल हैड आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हैड हैड का रिपीटेशन हो रहा है जो कि गलती को बता रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कह रहा है, वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM। हम 10 बजे वहां पहुंच गए थे। अब भैया पहले देख लीजिए, दो ऑप्शन दिए, या तो सेंटेंस ए से शुरू हो रहा है या क्या हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का फैसला लेना है। अगर आप पहले इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए तब फिर मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। एक स्क्रीनशॉट करिए, इसको आप रीड कीजिए। कर लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको कैसे करना है। इसको सबसे पहले वो बोला है वी रीच्ड देयर, यानी पुरानी घटना है। पुरानी घटना के लिए एक पुराना टाइम भी होना चाहिए हमारे पास। तो पुराना टाइम क्या है, यस्टरडे। और जब वी की बात की जा रही है तो इसका मतलब पहले चर्चा होनी चाहिए कि कहाँ पर है ये प्लूरल। वी प्लूरल को बताता ना, तो लोगों की चर्चा तो होनी चाहिए। तो यस्टरडे माई फ्रेंड आई, ये हम दोनों जब मिल गए तब हमने बनाया वी। मेरे मित्र और मैं कहाँ पे गए, एक छोटी पिकनिक के लिए गए। कहाँ पर गए, अम्यूजमेंट पार्क में गए, मनोरंजन पार्क में। उसके बाद में हमने क्या किया, वी रीच्ड देयर एट 10 AM। हम 10 बजे सुबह हम वहां पे पहुंच गए थे। सी के बाद में ए आ गया। अब आएगा डी, इवन दो, फिर भी, वी हैड रीच्ड ऑन टाइम देयर वाज अ सर्पेंटाइन क्यू फॉर टिकट। हम वहां पे 10 बजे तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी वहां पर इतनी लंबी टिकट काउंटर के आगे इतनी सांप के आकार की एक लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी। आई टुक द एंट्रेंस टिकट, मैंने एंट्रेंस टिकट यहां से लिया। और उसके बाद में मैंने क्या किया, बाय फर्स्ट राइट वी टुक द फ्यूरी व्हील। हमने क्या किया, एक जो इस तरह का जो झूला लगा रहता है ना, बड़ा वाला फ्यूरी व्हील्स बोला जाता है इसको। इसके अंदर हमने झूला। इट वॉज रियली बिग, ये वास्तव में बहुत बड़ा था। ऑल ऑफ अस वर येलिंग, हम सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एंड क्राइंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, जल्दी बताइए कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और 9 को कैसे शॉर्ट आउट करना है इसको देखते हैं। अगर आपको पता हो तो ये आपको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, डायरेक्ट नरेशन। इसकी एक ट्रिक है, कभी भी नॉट टू आए ना तो वो डोंट में कन्वर्ट होता है या डू नॉट में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखना। नॉट टू आ गया, ये कैंसिल करो। डू नॉट को इसको होल्ड करके रखो जरा। नॉट टू आ गया, इसको कैंसिल करो। अब दो ही चीजें बची हैं हमारे पास। ध्यान रखिए,
वांट के बाद में कभी भी TO2 का यूज नहीं होता। यहाँ पे वांट के बाद में क्या किया है, TO2 का यूज किया, जो कि गलत है। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या कह रहा है, 10 वाले में आपको ये देखना है कि स्टोरी अरेंजमेंट है अलग अलग। दोबारा से मेरी वही वाली ट्रिक काम करेगी। देखिए मोस्ट रिपीटेड वर्ड कौन सा है, सी। डी और ए रिपीटेड नहीं है, इनको कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास सी से सेंटेंस शुरू होता है, सी से शुरू करेंगे। द टाइटैनिक वॉज अ क्यून एलरी ऑफ हर डेज एंड द प्राइड ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन। जो टाइटैनिक शिप था वो अपने ज़माने का क्यून एलरी था, और वो श्वेत लोगों के लिए एक चमकता सितारा था। वो एक शाइनिंग स्टार था, चमकता हुआ सितारा था। तो सी से सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद में अब उसकी क्या क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा। तो कैसे बताया जाएगा क्वालिटी के बारे में, इट वाज। पहले टाइटैनिक बता दिया ना, ये हो गया नाउन। इस नाउन के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, प्रोनाउन। तो पहला आ गया सी, और सी के बाद में आएगा बी। इट वॉज द एनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरी टाइम नेशन ऑफ द वर्ल्ड। उस समय ये क्या था, जलन का और प्रशंसा का प्रतीक था। उसके बाद में आएगा ए, इन स्पीड, स्पीड के मामले में, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट, शी वाज द मास्टरपीस। टाइटैनिक हर मामले में सर्वोत्तम था, चाहे वो रफ्तार हो, चाहे आरामदेह हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे उसके अंदर जो भी वस्तुएं लगी हों। फिर आएगा डी, एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। हर चीज उसके बारे में बहुत ही आकर्षक थी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे देखिए 11 वाला, आपको सिनोनिम बताना है। पहले तो वर्ड देखिए एक्नॉलेज का। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो ज्ञानी हो, जिसको ज्ञान हो, ठीक है। और अनएक्नॉलेज का मतलब क्या हो, जो अज्ञानी हो। तो क्या बोला गया, बुलिंग इज रादर अनएक्नॉलेज अनएक्नॉलेज्ड सोशल इवल। जो बुलिंग की जाती है, जैसे कॉलेज के अंदर रैगिंग होती है ना, रैगिंग, रैगिंग को आप बुलिंग की तरह मान सकते हैं। तो जो छेड़खानी होती है वो क्या है, समाज के अंदर एक कलंक है। कलंक का मतलब ये कह सकते हैं अमान्य, एक अमान्य घटना है, इसको माना नहीं जा सकता। इनफेमस का मतलब होता है जो फेमस ना हो, ठीक है। नोटोरियस यानी कुख्यात। नेम्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नामचीन हो, जिसका नाम हो काफी ज्यादा। नोटेबल का मतलब होता है जो मतलब उल्लेखनीय हो, काफी वर्दी हो। और अनआइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई पहचान ना हो, जो अमान्य हो, ठीक है, जो खराब हो, गलत हो। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है। नंबर 12 पर आइए। द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर थ्रू हैंड। थ्रू हैंड नहीं होगा, बॉडी पार्ट के लिए थ्रू नहीं लगता, क्या लगता है, बाय लगता है, बाय हैंड। हाथों के द्वारा पोस्टमैन ने डोर टू डोर खतों को बांटा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 13 को देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, शी वॉज द थीफ हु स्टील द पर्स इन द बस। तो अब अच्छा मुझे ये बताइए, पहले क्या आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है। उसने चोर को देखा जो पर्स चुराता है, कि जिसने पर्स चुराया। स्टील फर्स्ट फॉर्म है, जो कि गलत है। सही फॉर्म आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, स्टोल। ठीक है, अब बैलेंस बन जाएगा। देखो, उसने उस चोर को देखा जो क्या करता है, पर्स, जिसने उसका पर्स बस में चुराया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट तरीके से कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ कदम ताल मिला के चलते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है वो देखेंगे। पहले तो वर्ड देखिए कि रिपीटेशन किस में है। यहाँ पे पी रिपीट है, ये पी रिपीट है, बाकी दो को एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहीं से सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। पी से कैसे बनेगा वो देखते हैं। बोल रहा है परहैप्स नो डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल देन व्हाट इज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन। शायद दुनिया की कोई भी डेफिनेशन डेमोक्रेसी के लिए उतनी ज़्यादा प्रख्यात और उतनी ज़्यादा मान्य नहीं होगी जितनी कि अब्राहम लिंकन ने दी थी। ठीक है। अब पी के बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा क्यू। ही डिफाइंस, क्योंकि अब्राहम लिंकन की चर्चा हो रही है इसलिए ही का यूज करेंगे। यहां से एस नहीं लगा सकता हूं मैं। अगर एस को अगर मैं पढ़ता हूं, टू बाइंड द पीपल टेक द नेशन, ऐसा डायरेक्ट नहीं। पहले अब्राहम लिंकन एक नाउन है और उन्हीं की चर्चा हो रही है। यहाँ पर ही क्या है बेटा, एक प्रोनाउन है। तो पहले आता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उन्होंने कहा है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है वही डेमोक्रेसी होता है।
फिर आर आएगा सर्टेनली, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पैथ ऑफ द प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भैया राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसकी तरक्की के लिए डेमोक्रेसी बहुत आवश्यक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहता है क्योंकि इसके अंदर डेटा भी बहुत सारा है, 45 क्वेश्चन है यार। तो अब समझ लीजिए आप, पढ़ने वाले बच्चे को तो चाहे 1 घंटे का वीडियो चाहे 10 घंटे का वीडियो हो, पढ़ता है बच्चा, वो तो मैराथन क्लास भी अटेंड करेगा। देखिए आई लव डैश, देखिए लव के बाद में ध्यान रखिए हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं टू का, और उसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको वर्ब जोड़नी हो, अगर आपको वर्ब नहीं जोड़नी हो तो डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे बोला गया आई लव यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये यू है, ये प्रोनाउन है, ये कोई वर्ब नहीं है। आई लव इंडिया, ये एक नाउन है। तो नाउन या प्रोनाउन होने पर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वर्ब आ जाए, वर्ब को जोड़ना हो तो आपको टू लगाना पड़ेगा। तो आई लव टू गो, तो पहले क्या आएगा, ई आएगा। पहले क्या आएगा, ई। बन गया पूरा सेंटेंस। अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ इसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। आई लव, देखिए पहला वाला सेंटेंस स्टार्टिंग सेंटेंस है, और एफ वाला क्या है, एंडिंग सेंटेंस है। ये दोनों डार्क किए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा मैं पढ़ूँ। पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ गिवन बिलो वाइल द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ए एंड एफ। पहला और दूसरा सेंटेंस दिया, बीच में अरेंज करना है। आई लव टू गो फॉर वॉक, मैं बाहर घूमना पसंद करता हूँ। अब कब पसंद करता हूँ, डी हो गया। सी एवरी मॉर्निंग, रोजाना सुबह। बी सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी, मैं रोजाना सुबह घूमना पसंद करता हूँ ताकि मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूँ। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 किस तरीके से काम करेगा इसको देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस है, मैं फॉर्मूला आपके सामने बना रहा हूं तो ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, विल और शैल, और चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बी में, थर्ड फॉर्म बाय आ जाएगा, और देन आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। अब आपको अरेंज करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विल बी, और थर्ड फॉर्म दी गई है, यानी कि दिया कौन सा है, पैसिव वॉइस। हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस बनाते समय सिर्फ इतना देखो कि विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म क्या आ रही है, बस इतना देखना है। ये तो वुड आ रहा है, गलत हो गया पहला वाला। विल के बाद में बी आ रहा है, गलत हो गया बेटा। विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है रिलीज, ये थर्ड फॉर्म थी। रिलीज की फर्स्ट फॉर्म, रिलीज थर्ड फॉर्म थी, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, अगला भी चेक करेंगे। विल पनिश, पब्लिश, पब्लिश तो कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर। आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को हिट करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए, और 17 किस तरह के कंटेंट को बताएगा। आपको गलत स्पेलिंग का चयन करना है। पहले इसके अंदर सारी चीज़ों को देख लेते हैं क्या मीनिंग है। पहला है एबिसिल, इसका मतलब होता है रस्सी से उतरना। जैसे अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई चोर चढ़ गया है तो रस्सी के सहारे वो उतर कर आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, एब्सिल कहलाता है। एसिड, सोनू एसिड। अब भैया यही वाली स्पेलिंग गलत है बेटा, यही वाली स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ए डबल सी, यहाँ पे डबल सी होना चाहिए, और ई डी। एसिड का मतलब क्या होता है, किसी से सहमत होना, एग्री होना। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी चेक कर लेते हैं। एबहोरेंट, एबहोरेंट का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करने जैसा होता है, किसी को आप ना पसंद करेंगे, हेट करेंगे। और एबिसिस का मतलब क्या होता है, ये अगर किसी को कोई फोड़ा हो जाए, है ना, स्किन पे कोई फोड़ा हो जाए तो बॉयल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबिसिस बोलते हैं। ये उबलने वाला बॉयल नहीं है, ये फोड़ा वाला बॉयल है, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 18 पर आइए। वन हु इज बूट लिकर एंड फ्लैटर, ऐसा व्यक्ति जो तलवे चाटता हो। बूट लिकर मतलब तलवे चाटना, और फ्लैटर का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। गोल्ड डिगर का मतलब क्या होता है, सोने को खोदने वाला। सोने को खुदाई करके पता करते हैं ना, तो गोल्ड डिगर होती है। मैनिपुलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के साथ में क्या, छलपूर्ण व्यवहार करना, किसी के साथ में किसी के दिमाग को बदलना, छलपूर्ण व्यवहार करना। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशल, यानी कि सामाजिक।
तो साइकोपेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, चापलूस हो यानी चाटुकार हो, मक्खनबाजी करता हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मक्खनबाजी करने वाले का, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, 19 में आपको सेंटेंस पढ़िए, राहुल इज डैश कोडिंग। राहुल क्या कर रहा है, कोडिंग सीख रहा है या उसको उस क्षेत्र में क्या है, एक्सपीरियंस है। तो क्या होगा, उसको अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल, एक्सपीरियंस्ड इन। स्ट्रॉन्ग ऑफ नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड ऑफ नहीं होगा, स्किल्ड ऑफ नहीं होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस इन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा हमको। पहले इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, आप स्क्रीनशॉट खींचिए करिए और मैं छिप जाता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इस पे मैं चर्चा करूंगा इसको कैसे अरेंज करना। अगेन मैं वही ट्रिक लगाने वाला हूँ, जिस चीज़ का रिपीटेशन ज़्यादा है, सी का रिपीटेशन ज़्यादा है, बी का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए बी को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, सी से सेंटेंस को शुरू करेंगे। अब सी के बाद में देखेंगे कैसे करना है। देखो अगर आप एक चीज़ देखें ना, इसमें देखो एक ट्रिक और लगा सकता हूँ मैं। देखो और कैसे करता हूँ मैं, हमेशा सिमिलर पैटर्न देखता हूँ। देखो बी के बाद में डी दिख रहा है, यहाँ पे बी के बाद में डी दिख रहा है, यहाँ पर डी के बाद में बी है। तो रिपीटेशन किसका ज़्यादा है, बी के बाद में डी का पेयर बन रहा है, ये नहीं बनेगा। अब इन दोनों में से कोई एक बनेगा, 100% इन दोनों में से कोई एक बनेगा। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सोल्यूशन फॉर द चिल्ड्रन केयर्स इन्वॉल्व बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज फ्लॉट सिस्टम ऑफरिंग मोर वाउचर एंड परचेज द प्राइवेट चाइल्ड केयर। देखिए गवर्नमेंट ने जो बच्चे हैं चाइल्ड केयर के लिए, उन लोगों ने क्या किया है, एक नया सिस्टम और निकाला है, जिसमें वो क्या करते हैं, कुछ वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी जिससे प्राइवेट संस्थानों को, जिससे बच्चों की देखरेख की जाए। जैसे सरकार ने बोला कि हम सब बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देंगे, तो हमारी गवर्नमेंट के तहत बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाती है। वो है तो गवर्नमेंट की नीति, लेकिन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वो सुविधा दे दी जाती है। ऐसी बच्चों के ध्यान, भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी केयर के लिए कुछ संस्थाएं काम करती हैं। अब उसके बाद में इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में आएगा, सीधा आएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्पिंग पेरेंट्स बिकम सेवियर एट पिकिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वो बच्चों की बहुत मदद करते हैं, और ये क्या होता था, एक समझदार, सेवियर का मतलब क्या होता है, समझदारी भरा एक निर्णय लगता है एट पिकिंग केयर ऑप्शन, टॉजिंग रिटेंशन बोनसेस टू केयर गिविंग आर अदर्स। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को ऐसा मौका देते हैं कि बच्चों को वो हेल्प कर सके, बच्चों को वो अच्छे से लालन पालन कर सके, है ना। कोई ऑफर चला दिया कि भाई अगर आप हमारे, अगर अपने बच्चों को अगर आप इस तरह की सुविधा देंगे, या किसी चीज़ की रेट को कम कर दिया, भाई किताबों को कम कर दिया, किताबें बहुत महंगी होती हैं उसको सस्ता कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, सी के बाद में ए आ गया, ए के बाद में आएगा बी, दीज फिक्सेस। दीज का यूज पता है किसके लिए हुआ है, ये जो सुविधाएं दी गई हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं या बोनसेस दिए गए हैं, इनके लिए ये दिया गया है। दीज फिक्सेस इंपॉर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर द पेरेंट्स, ऑफर लाइफ रेफ टू सेंटर ऑफ द हैमरिंग वर्कर्स। देखिए जो बच्चों के माता पिता गरीब हैं, वो तो पढ़ाने में बच्चों को असक्षम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिससे उन पर कोई आर्थिक दबाव नहीं पड़े। किताबें फ्री में दी जाती हैं, कई सारे एनजीओज हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। इसके अलावा उनको मिड डे मील योजनाएं चलाई जाती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, बच्चों को भोजन दिया जाता है दोपहर में। तो कुछ नहीं तो बच्चा भोजन के लालच में जाएगा पढ़ने के लिए। इससे क्या होता है, हमारे आर्थिक व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा दबाव जरूर पड़ता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा में प्रगति होती है, ठीक है। बट दे डू लिटिल टू एड्रेस। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होता है, सरकार तो 100 रुपये दे रही है, लेकिन जनता तक केवल 10 रुपये ही पहुंच पाते हैं। Do little address to the structure need improve quality of the kids, better wages and working conditions for worker, more choices in lower income neighborhood। लेकिन बेटा ये अभी दूर का सपना है, क्योंकि इसमें अगर गवर्नमेंट 100 रुपये दे रही है तो जनता तक केवल 10 रुपये पहुंच पाते हैं, तो बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है इस वजह से। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। आ जाइए 21 पर। देखिए भैया मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेरा ईडियम एंड फ्रेसेस का जो वीडियो लेक्चर डला हुआ है, यूट्यूब पर ही डला हुआ है, उस वीडियो लेक्चर में से वोकेबलरी बाहर नहीं जा रही है, ये वोकेब बिल्कुल कॉपी पेस्ट आ रही है।
द एक्ट्रेस डॉटर इज जस्ट एज द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है समान रूप से या समान रूप से दिखाई देना, हम शक्ल होना, समान रूप से, एक समान रूप से, ठीक है, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना, हम शक्ल होना, माता पिता पे उड़ जाना। तो अभी इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हो, जल्दी बताइए। सिमिलर टू वंस पेरेंट, ठीक है, इन बिहेवियर, जैसा माता पिता का व्यवहार होगा उसी तरीके से उनके पेरेंट्स का भी, बच्चे का भी व्यवहार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट है 22 वाले का, आपको होमोनिम्स बताना है। अब आपको देखिए, डैश नॉलेज इन द फील्ड इज रियली प्रोफाउंड, देखो इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको अलग से सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, देयर आर, तो ये गलत हो गया, ये देयर भी नहीं होगा, ये तो स्थान को बताता है, वहां जाओ, गो देयर, तो वो ये वाला होता है, ये नहीं होगा। डेयर का मतलब हिम्मत होता है, नहीं, कौन सा वाला देयर आएगा, ये प्रोनाउन वाला देयर आएगा, कौन सा आएगा, प्रोनाउन वाला देयर आएगा, और कौन सा प्रोनाउन आएगा, पजेसिव, यानी कि अधिकार वाला आएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 23 पर आइए, आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, ठीक है। लवली का मतलब होता है लाडला दुलारा होता है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। और यूजली का मतलब क्या होता है, आम तौर पर, आम तौर पर, यूजुअली। और चेरिस्ड का मतलब क्या होता है, पोषित करना, किसी को पोषण करना, है ना, नरिश करना, क्या करना, नरिश करना किसी को। अभी हमको क्या चाहिए, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो कोई काम अक्सर होता रहता है, और कोई काम क्या है, कभी कभार होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्या लगा देंगे हम इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब आगे बढ़ता हूँ 24 नंबर पर। देखो भैया ध्यान रखें, ये तो सीधा आंसर है, मैं ज्यादा चर्चा ही नहीं करूंगा इसके ऊपर। फास्टली वर्ड इंग्लिश में गलत होता है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है इंग्लिश के अंदर फास्टली जैसा, हम बोल देते हैं फास्टली, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखें, कभी भी एज आता है तो उसके बीच में कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। प्लीज बेटा पॉज डिग्री चैप्टर को पढ़ लीजिए, 2024 के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीजीएल के अंदर। तो देखिए सीधा पॉजिटिव डिग्री लगाइए, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लगा है, ईआर लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री है, आईएनजी लगा है तो ये एक वर्ब है। अभी हमको थर्ड वाला ही चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 25 पर आइए, द कमेटी कुड नॉट रीच अ कंसेंस इवन आफ्टर अ 6 आवर लॉन्ग मीटिंग। कंसेंस क्या करना है इसके, अच्छा करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमको, क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग। आपको ऐसी स्पेलिंग का चयन करना है जो करेक्ट भी हो और यहां पर सेट भी हो जाए, जिसका मीनिंग, जो करेक्ट भी हो और मीनिंग भी जिसका यहाँ पे सेट हो जाए। देखिए ये जो स्पेलिंग है ये तो गलत है, कॉन्शियस, ये कॉन्सेंस का मतलब ये सही स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है आम सहमति, या एक मत कह सकते हो, आम सहमति कह सकते हो या एक मत कह सकते हो, ये इसका मीनिंग होता है, एक मत होना या आम सहमति होना। ये स्पेलिंग गलत है। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क या सजग, यानी कि अलर्ट। अब देखिए कमेटी क्या कर रही है, एक मत पे नहीं पहुंच पा रही है 6 घंटे की मीटिंग के बाद में, तो कमेटी क्या सतर्क है, सतर्क नहीं बेटा। स्पेलिंग तो देखो ये भी करेक्ट है, स्पेलिंग तो ये भी करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा हमको ये भी देखना है कि वर्ड एप्रोप्रिएट कौन सा यूज होगा, तो ये वाला यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। कमेटी क्या कर रही है, एक मत पे पहुंच रही है, एक सहमति पे पहुंच रही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगर बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स लिखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई वोकेबलरी वगैरह चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। वहाँ नहीं हो पा रहा तो व्हाट्सएप पर मेरे को कीजिए आप, मैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ आपको शेयर करूँगा, ठीक है। ये अगेन देखिए मेरी फाइल में से ही आया है, मैंने सिनोनिम एंटोनिम्स की जो फाइल दी है टॉप 100 वाली, उसी में से ही आया है। एंटोनिम आपको बताना है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। सर दिवालिया कौन होता है, दिवालिया वो व्यक्ति होता है जिसने बैंक से लिया था कर्जा, लेकिन वो कर्जे को चुका नहीं पा रहा। द मैनेजर डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज द बैंक वाज डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट। मैनेजर ने अपने बैंक से अपनी पोस्ट बैंक से रिजाइन करने को बोल दिया, फैसला किया, क्योंकि
बैंक क्या हो गया था, दिवालिया हो गया था, उस पर लाखों का कर्जा चढ़ गया था। तो देखिए बैंकरप्ट का मतलब भी क्या होता है, दिवालिया होता है। ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ये तो अभी फिलहाल आंसर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, अपने ही पैरों के ऊपर खड़ा होना, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वाणिज्यिक हो, कॉमर्शियल यानी जिसके अंदर हम लोग कोई व्यापार वगैरह करेंगे, नहीं। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्धशाली, क्या होता है, समृद्धशाली होता है, समृद्धशाली। तो देखो बैंक दिवालिया हो गई, अब लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा, बैंक क्या होनी चाहिए, समृद्धशाली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 27 पर आते हैं। द मूवी वॉज रिलीज्ड देन एक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा, सुनिए ध्यान से, इसके अंदर हो क्या रहा है। पहले मैं आपको जीरो लेवल पे ले जाता हूं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, मैनी आ जाए, मच आ जाए, ये दोनों ही पॉजिटिव डिग्री के पार्ट है। फिर मोर होता है कंपैरेटिव डिग्री, मोर कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जो मोस्ट होता है वो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूं बेटा मैं। लेट होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होता है लेटर, और लेटेस्ट होता है हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है, लेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकते, ये तो हो गया कैंसर। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मोस्ट का कनेक्शन बनता है, ये भी हो गया कैंसर। एक और चीज, कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी ये वाला देन नहीं आता है। कौन सा देन आता है, THAN वाला देन आता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। द मूवी वाज रिलीज लेटर देन एक्सपेक्टेड। मूवी जब हमने जो सोचा था उससे भी ज्यादा लेट ये मूवी क्या हुई है, रिलीज हुई है। 28 पर आइए, 28 ऑप्शन क्या कह रहा है। इस वाले फॉर्मूले को बना देता हूं मैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला मैं यहां बना देता हूं। हालांकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं फॉर्मूलों के बारे में। एक्टिव पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट आ गया इज, एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्ट को रखोगे, फिर क्या रखोगे, इज एम आर को रखोगे, फिर आएगा बीइंग, और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, फिर देन आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में। अब मेरे को करना क्या है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बस शॉर्ट आउट करना है। अ न्यू गैलरी इज बीइंग, तो देखो अ न्यू गैलरी हो गया, ऑब्जेक्ट इज हो गया हमारे पास में, फिर बीइंग आ गया, और बीइंग के बाद में आ रही है थर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, केवल यहीं तक दिया हुआ है, तो आप ज़्यादा ना घबराएं। इसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पे इन लोगों ने दे रखा होगा, कभी कभी सब्जेक्ट को हाइड कर देते। हमें ये देखना है कि इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म किस में आ रही है, बस वो देखो। हैज हैव बीन आ रहा है, गलत है। इज एम आर आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखेंगे, अभी मैं चेक करता हूँ। विल आ रहा है, गलत है। वाजवर आ रहा है, गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जब क्वेश्चन में इज एम आ रहा है तो यहाँ पर भी इज एम आ रहा है, और फोर्थ फॉर्म भी आ रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 29 पर आइए। 29 का मतलब क्या होता है, अचीज हील। अचीज हील का मतलब होता है कोई कमजोर रग, कमजोर कमजोर कमजोरी, या कमजोरी किसी मतलब कोई पॉइंट ऐसा हो जो कमजोर पॉइंट हो हमारा, है ना, वीक पॉइंट हो। एचईज हील का मतलब क्या होता है, वीक पॉइंट होता है। ठीक है, वीक पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे एचईज हील के लिए वीक पॉइंट कौन सा मिलता है, कॉस्टली आइटम, महंगा आइटम है, नहीं। फास्ट रनर, तेज दौड़ने वाला, नहीं। इररिलेवेंट थिंग, असंबंधित वस्तु, नहीं। वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसको कोई भी भेद सकता है, जो कमजोर हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। और सुनिए अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है ईडियम एंड फ्रेसेस का, यूट्यूब पर डला हुआ है, उसी में से ही आ रहा है पूरा का पूरा ईडियम एंड फ्रेसेस। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस साल आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग जाए, तो भैया उस वीडियो को देख लीजिए, मौका है। कोई ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, 20-20 मिनट के लेक्चर हैं बस। अगर 20 मिनट वीडियो देखने से नौकरी लगती है तो देख डालिए। ठीक है, चलिए भैया, अब आ गए हमारे पैसेजेस। अब आ गया सबसे बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करेंगे,
ठीक, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, जब तक आप इसको ऊपर पढ़िए, और अभी मैं साइड हो जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए 3 गिनने तक स्क्रीनशॉट करेंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए अब पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, अब मैं फिर इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना। पढ़ लीजिए एक बार पैसेज को। बोला गया है द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज टू रेफर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट डैश सिविल सोसाइटी। देखिए गवर्नमेंट के अंदर कई सारे ऐसे जो कई सारी ऐसी संस्थानें हैं जो सरकार को वेरी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सरकार को अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, वो किससे मिलजुल कर बनाए जाते हैं, किसका वो मिश्रण होते हैं, वो बताइए। कंप्राइज क्या आएगा? कंप्राइज सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं उनका मिश्रण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार देख लूँ मैं। द फ्रेज ऑफ गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट कॉमनली यूज टू रेफर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कंप्राइज। अच्छा वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल ही आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। इन सच ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर इनका बंटवारा किया जाता है या पहचान किया जाता है बाय दैट दे ऑपरेटेड फॉर द रीजन ऑफ अदर देन द फाइनेंशियल गेन। ये जो संस्थानें होती हैं ये फाइनेंशियल लाभ के अलावा आर्थिक मतलब पैसे कमाने के अलावा लोगों की सहायता करती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? बाय द फैक्ट, क्या होता है? बाय द फैक्ट, एक फैक्ट है जिससे हमको ये पता चलता है कि ये क्या करती हैं, फाइनेंशियल लाभ उठाने के अलावा क्या करती हैं, कई सारे कारण हैं जो ये चलती हैं। सर्वे इंडिकेट, सर्वे बताता है कि एनजीओज हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक। सर्वे बताता है कि एनजीओ में क्या होता है, हाई डिग्री पर पब्लिक के क्या होते हैं, उनके पास क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट होता है। एनजीओ के ऊपर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, किसी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करने की अपेक्षा किस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, एक एनजीओ पर, विच कैन मेक देम यूजफुल प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर। जो क्या करते हैं, समाज के लिए एक क्या करते हैं, एक विश्वास को जगाते हैं। एनजीओ रेंज फ्रॉम स्मॉल प्रेशर ग्रुप, एनजीओ के अंदर क्या होते हैं, छोटे ग्रुप भी होते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लेकर आता हूँ। छोटे ग्रुप भी होते हैं ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंसर्न एंड ह्यूमन राइट, जो क्या करते हैं, एक प्रकृति के एक खास क्षेत्र में वो ध्यान देते हैं, और ह्यूमन राइट मानवता के अधिकारों पर भी वो ध्यान देते हैं। 2, इनका क्या होता है, जो इनका जो मेन जो वो होता है मुद्दा, वो ये होता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स का क्या होता है, वायलेशन होता है। वायलेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट्स को तोड़ा जाता है, उस पर ध्यान देते हैं ये लोग। एजुकेशन चैरिटीज, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। वुमेन रिफ्यूजीज, जो महिलाएं शरणार्थी हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। कल्चरल एसोसिएशन, समाज से जो हमारे सांस्कृतिक जो शास्त्रीय चीज़ें होती हैं उनसे जुड़कर। रिलीजियस, धार्मिक संगठनों पे ध्यान देते हैं। लीगल फाउंडेशन, यानी कि कानूनन जो आधारभूत हैं उन पे ध्यान देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन, मानवता असिस्टेंट प्रोग्राम पे ध्यान देते हैं। एंड द लिस्ट कुड गो ऑन, और कई सारी लिस्ट है जो चलती जाती है। टू लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद 100 ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मेंबर अराउंड द वर्ल्ड, और संसार के अंदर एनजीओ की कई सारी ब्रांचेस हैं। फिलहाल अभी 33 के लिए आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब भैया पैसेज की बात आ गई है। पहले ये पैसेज को स्क्रीनशॉट करिए, पैसेज बहुत बड़ा है, ये करीब इस बार इन्होंने ये पैसेज दे दिया होगा, करीब मेरा अंदाजा है 250 शब्दों का पैसेज दे दिया है। ठीक है, अभी 2 पेज और हैं इस पैसेज के। पहले आप इस पेज को स्क्रीनशॉट करो करो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चल अब देखिए क्या बोल रहा है। द सेज ऑफ साइंस आइंस्टाइन वाज सिटिंग इन डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड वन इवनिंग। एक शाम को आइंस्टाइन क्या थे, काफी ज्यादा तनाव भरे माहौल में बैठे हुए थे, अपने दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव लेकर बैठे हुए थे। His eyes were brimming with tear, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। The pain was evident on his face,
दुख को उनके चेहरे पे देखा जा सकता था। ही पीप आउट द विंडो ऑफ हिज रूम, उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट्स बैक, कुछ क्षण पहले ही सूरज जो ढला था। द स्काई वॉज फिल्ड विद रेडिश ग्लो, जो आसमान था वो हल्के लाल रंग से भरा हुआ था। एट दिस सनसेट ही फेल्ट, इस सूर्य ढलने पर उनको महसूस हो रहा था दैट इट वाज ह्यूमैनिटी दैट हैड श्रंक इनटू द डेविलिश डार्क एंड रेडिश ग्लो इन द स्काई वाज द ब्लड ऑफ द ह्यूमैनिटी स्पिलिंग ऑल ओवर द स्काई फ्रॉम द अर्थ। देखिए भैया, टेंशन भरे माहौल में बैठे हुए हैं, जैसे ही सूरज डूबा तो उन्होंने देखा कि लाल रंग की रोशनी फैली हुई है। अब वो लाल रंग की रोशनी को कह रहे हैं कि ये जो लाल रंग की रोशनी है ये मानवता का खून है, और ये जो सूरज जो ढल गया है ये मानवता ढल गई है। और ये जो अंधेरा छा रहा है, यानी जो लाल रोशनी के बाद में जो अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है, ये एक डेविल है, ये एक बुरी आत्मा है या एक बुरा साया है जो सूरज को, मानवता को निगल गया है, और उस मानव के रक्त से ये पूरा जो आकाश है वो लाल हो गया है। विद टायर्ड स्टेप्स ही बैक टू द चेयर एंड सेटल डाउन, अपने थके हुए पैरों से वो क्या है, चेयर की तरफ बढ़े और बैठ गए। इट वॉज 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 की ये घटना है। 3 days बैक ही फेल्ट दैट सम एगोनी एज इफ सम ऑफ हैड टर्न हिम अपार्ट। 9 अगस्त से 3 दिन के बाद में ये इनको दुख महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ही वॉज डीपली हर्ट, उनको बहुत दुख होता है, एंड डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। वैन ही हियर द रेडियो दैट द अमेरिका हैड ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा, उनको जब पता चलता, उन्होंने रेडियो पे जब सुना कि हिरोशिमा के ऊपर बम को पटका गया है, एटम बॉम्ब पटक दिया गया, उससे वो काफ़ी व्यथित हैं। टुडे विद इन 3 days अनदर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन अनदर सिटी, और लगभग 3 दिन के अंदर ही एक दूसरे शहर पर भी एक बॉम्ब को पटक दिया गया। दूसरा शहर क्या है, नागासाकी। लैक ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड, कई सारे लोग, लाखों लोग उसमें मारे गए हैं। ही हर्ड दैट द ब्लास्ट रिलीज सो मच एनर्जी दैट ही हैड पेल्ड past destruction in comparison death of had played out of pitiable dance on the destruction। भाई लाखों लोग मारे गए थे एटम बॉम्ब अटैक के अंदर, और उनको ऐसा लग रहा था जैसे मौत क्या कर रही थी, तांडव कर रही थी, पीटेबल डांस ऑफ, मौत का तांडव चल रहा हो। द फ्लेम्स वाज ब्रोक आउट बॉम्बे वर बर्निंग मेल्टिंग एंड एक्सप्लोडिंग बिल्डिंग, और फ्लेम्स यानी बॉम्ब की जो बम थे उनकी जो, उसकी वजह से चारों तरफ आग लग गई थी, सब लोग पिघल गए थे उसकी आग की वजह से। एक्सप्लोडिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग और बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। ठीक है, अब ये आगे पैसेज और है, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए, स्केयर्ड ऑफ द हीट ऑफ द बॉम्ब पीपल हैड जंप्ड इनटू द लेक एंड रिवर, उसकी गर्मी की वजह से बॉम्ब जैसे ही गिरा तो उसमें से जो हीट निकली उसकी वजह से कई सारे लोग तालाबों में और नदियों में कूद गए। बट द वाटर वाज बॉइलिंग, लेकिन पानी क्या उबल रहा था। द पीपल टू वर बर्न, लोग भी जल गए थे, एंड किल्ड, मारे गए। द एनिमल इन द वाटर वर ऑलरेडी बॉइल्ड टू डेथ, पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि जो एनिमल जो पानी में थे वो भी उबल कर मर गए। एनिमल, ट्रीज, हर्ब्स, फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल वर टर्न इनटू द एसिड, प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे, पत्तियां थी, जानवर थे, वो सब के सब क्या थे, राख के ढेर में बदल गए थे। द एटमिक एनर्जी डिस्ट्रक्शन हैड जस्ट नॉट स्टॉप देयर, एटमिक डिस्ट्रक्शन तब भी नहीं रुका। इट हैड एंटर द एटमोसफेयर, वो कहाँ चला गया, वातावरण में चला गया। एंड स्प्रेड रेडिएशन, और रेडिएशन फैलाना चालू कर दिया। दैट वुड अफेक्ट द पीपल फॉर द जनरेशन टू कम एंड वुड आल्सो ब्रिंग अवर डिस्ट्रक्टिव इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज इन एनिमल एंड प्लांट, और उसका रेडिएशन इतना घातक था कि आज भी हम अपने वातावरण में उस रेडिएशन को देख सकते हैं। एज द न्यूज़ ऑफ द एटमिक अटैक रीच द आइंस्टाइन, जैसे ही आइंस्टाइन के पास में एटमिक अटैक की न्यूज़ पहुंची, ही बिकम अवेयर ऑफ द ग्लेयरिंग हॉरर ऑफ द अब्यूज ऑफ द एटमिक एनर्जी, उसको पता चला कि परमाणु हथियार की ये जो ये जो भयावह ताकत थी उसके बारे में उसको पता चला। हिज डिस्ट्रेस, वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में गया। रेस्टलेसनेस न्यू नो बाउंड्स, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी जब उसको पता चला कि ऐसा अमेरिका ने ऐसा किया है, बॉम्ब पटक दिया।
ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पिक्ड अप हिज वायलिन टू टर्न हिज माइंड ऑन टू अनदर थिंग, उसने क्या किया, अपने मन को बदलाव करने के लिए उन्होंने वायलिन उठाया और वायलिन को बजाना चालू किया ताकि उनका मन दूसरी जगह पे बट जाए। वाइल प्लेइंग द वायलिन ही ट्राइड टू डिसॉल्व हिज डिस्ट्रेस इन इट्स एंड सैड नोट्स बट कुड नॉट, उसने क्या किया, वायलिन को बजाने की कोशिश की लेकिन वो वायलिन अच्छे से नहीं बजा पा रहे थे। वायलिन बजाते समय भी वो दुख की धुन उनको सुनाई दे रही थी। ही वॉज बर्निंग ऑन द एम्बर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद एन ओशियन ऑफ एगोनी एंड टीयर जस्ट कंटिन्यूड स्ट्रीमिंग अनकंट्रोलेबली आउट ऑफ हिज आइज। देखिए कुल मिलाकर उनका दुख दुख से उनका हृदय भर गया था, वो दुख के सागर में डूब गए थे, उनकी आंखों से बहते हुए आंसू बिल्कुल नहीं थम रहे थे। नाइट हैड फॉलन, और फिर रात हो जाती है। हिज डॉटर कम अप, उनकी बेटी आती है, नाज डिम उनसे पूछती है, टू ईट समथिंग, कुछ खाने के लिए पूछती है। एज ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग फॉर द लास्ट 4 days, करीब 4 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। हिज वॉइस वॉज रिस्ट्रेन, उनकी आवाज़ क्या थी, काफ़ी भरी भरी सी आवाज़ आ रही थी। एंड ही सैड आई डोंट फील लाइक ईटिंग, उन्होंने बोला कि मेरा खाने का मन नहीं है। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो उस रात सो नहीं पाए। 4 दिन से खाना नहीं खाया है, 4 दिन से वो दुख में डूबे हुए हैं। ठीक है, चलिए भैया, अब भैया ये पैसेज एंड होने वाला है। ऐसा आएगा बेटा सीजीएल के अंदर, रुला लेगा पेपर, ऐसे ही नहीं मिल जाती जॉब। लाइंग डाउन, वो लेट गए, एंड ही वॉज थिंकिंग हाउ ही हैड ड्रॉन द अटेंशन ऑफ देन अमेरिका प्रेसिडेंट रूजवेल्ट टुवार्ड द डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है रूजवेल्ट को, उनको किस तरीके से बताया जाए कि एटॉमिक पावर का जो ये मिसयूज़ किया है उसकी तरफ कैसे उनको जागरूक किया जाए। ही हैड थॉट, उनके मन में विचार आया दैट दिस वुड बी यूज टू स्केयर हिटलर, उनके मन में विचार आया कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हिटलर को डरा सकते हैं। पुट एन एंड टू द बार्बरिज्म, हम क्या कर सकते हैं, एक असभ्यता को ख़त्म कर सकते हैं, असभ्यता दैट हिटलर वाज अप टू, जहाँ तक हिटलर पहुँच गया। हाउएवर, हालांकि रूजवेल्ट कैप्ट हिम इन द डार्क, रूजवेल्ट ने उनको अंधेरे में रखा एंड मेड फॉल्स प्रॉमिस, और आइंस्टाइन से झूठे वादे किए। देखिए रूजवेल्ट जो थे उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट से बोला कि देखिए हिटलर क्या कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को पीड़ित कर रहा है और नरसंहार कर रहा है, तो अगर आपको एटम बॉम्ब का यूज़ करना है तो आप हिटलर पे करिए। और प्रेसिडेंट ने ये बोला हाँ मैं हिटलर पे यूज़ करूँगा, लेकिन उसने किस पे यूज़ कर दिया, जापान के ऊपर उसका यूज़ कर दिया एटॉमिक बॉम्ब का। इवेंचुअली फिर परिणाम स्वरूप क्या होता है, ही हैड अब्यूज्ड आइंस्टाइन इक्वेशन EMC स्क्वायर दैट रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। और बाद में उन्होंने आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी, जो EMC स्क्वायर थी, जो पहले हमको फलकारक महसूस हो रही थी, बाद में पता चला कि ये एक बहुत ही भयानक आविष्कार था। हिज एक्शन हैज़ मेड द साइंस एंड साइंटिस्ट एज मर्डरर, उसके इस फॉर्मूले ने और उसके इस कृत्य ने साइंस को मर्डरर बना दिया, साइंटिस्ट को हत्यारा बना दिया। आइंस्टाइन केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आइंस्टाइन लंबे समय तक सोचते रहे। इवेंचुअली ही स्लिप्ड इनटू स्लीप, और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वे नींद की आगोश में घिर गए और सो गए। वैन ही वोक अप एट डॉन, जब वो सुबह जगे, देयर वॉज अ न्यू डॉन इन हिम टू, जब वो सुबह जगे तो उनके मन में भी एक नया सवेरा हो गया था। अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब एटम बॉम्ब जैसी शक्तियों को उत्पन्न नहीं होने देंगे। द एटमिक ट्रेंड हैज ट्रांसफॉर्म इनटू द हार्ट, उनकी जो एटॉमिक जो शक्ति थी जो उन्होंने बनाई थी, एटम बॉम्ब बनाया था, वो अब उनके हार्ट के अंदर बनने लगा था। यानी कुल मिला के वो बहुत ज़्यादा व्यथित थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो। अब देखिए व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की सेंट्रल थीम क्या थी भैया, एटॉमिक पावर के ऊपर थी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। सेट का मतलब होता है सूरज का ढलना, सूर्य का ढलना, ठीक है, सूर्यास्त बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सेट का मतलब होता है ढलना, तो सूर्य का उगना क्या होता है, सनराइज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। आगे देखिए, सेलेक्ट द एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए सही टाइटल का चयन करना है। तो वार एंड डिस्ट्रक्शन, युद्ध की घटना के बारे में बताया गया कुल मिला के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। वाई डिड आइंस्टाइन रिफ्यूज टू ईट, आइंस्टाइन ने कुछ भी खाने से क्यों मना कर दिया था। क्या वो खुश थे, बिल्कुल खुश नहीं थे। क्या वो चिंतित थे, चिंतित तो थे,
लेकिन उससे भी ज़्यादा वो कुछ थे, ये नहीं बनेगा। फेल्ट सिक, बीमार महसूस कर रहे थे, नहीं, उनको गिल्ट था, उनको अपने मन में क्या था, काफ़ी ज़्यादा गिलानी थी, गिल्ट था कि उन्होंने जो अपराध किया उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे थे। सो पहले का यहाँ 35 का 2 हो गया, 36 का 1 हो गया और 37 का 2 हो गया। क्लियर? चल अब बेटा अगेन एक पैसेज आ रहा है, अब पानी पी लूँ मैं, H2O ले लूँ मैं, ठीक है। देखिए भैया जो भी है पैसेज का ही खेल है। ग्रामर के लिए तो आप अगर जिन जो बच्चों ने एमटीएस की तैयारी करी, सीजीएल की तैयारी करी, सीएचएसएल की जो ग्रामर पढ़ी है बस वही आने वाली है। मेंस के अंदर कोई भारी भरकम ग्रामर देखने को नहीं मिलती है, बस मेंस के अंदर पैसेज बहुत तगड़ा आता है। सर वॉकैब का क्या होता है? वॉकैब बेटा जो मैंने पीडीएफ वगैरह शेयर किए हैं आपको, जो मैंने वीडियो लेक्चर्स डाले हैं उनमें से ही आ रहा है वॉकैब, मेरे पास तो प्रूफ है जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करें। अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, मैं 3 गिनूंगा, छिप जाता हूं मैं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलो अब मैं आ जाता हूं आपके सामने। वेटलैंड का मतलब क्या होता है पहले समझिए। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। वेटलैंड्स आर अमंगस्ट द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट सर्विस टू द ह्यूमन सोसाइटी। देखिए आर्द्र भूमि यानी ऐसी भूमि जहाँ पे पानी नम रहता है ना, काफ़ी सारा पानी भरा रहता है। ये मानवता की सोसाइटी के लिए क्या करता है, एक बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे एग्जिबिट द enormous डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर जेनेसिस, जियोग्राफिकल लोकेशंस, वाटर रेजिम्स एंड केमिस्ट्री, डोमिनेंट स्पीसीज, सॉइल, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये जो आर्द्र प्रदेश होते हैं इनमें बहुत सारी विविधताएं मिलती हैं। जैसे क्या क्या विविधताएं मिलती हैं इनके अंदर? जियोग्राफिकल, इनका कैसा वातावरण होता है, ठंडे वातावरण रहते हैं, गर्म रहते हैं, कीट पतंगों की वैरायटी बहुत मिलती है, पेड़ पौधों की वैरायटी बहुत मिलती है, ठीक है। वातावरण कहीं पर अचानक से बारिश होने लगी, कहीं पे धूप पड़ने लगी, कहीं पे कीचड़ वाली जगह है उसमें भी पेड़ पौधे पनप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति। ग्लोबली अगर वैश्विक रूप पर देखा जाए, द एरियल एक्सटेंट ऑफ द वेस्टलैंड इकोसिस्टम रेंज फ्रॉम द 917 मिलियन हेक्टेयर टू मोर देन 1275 मिलियन हेक्टेयर। तो भैया अगर देखा जाए, अगर ऊपर से अगर व्यू लिया जाए तो इकोसिस्टम के अंदर जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, वो 917 से लेकर 1275 हेक्टेयर तक है। वन ऑफ द फर्स्ट वाइडेस्ट यूज ऑफ द वेटलैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइसेस बाय द कावर्डेन एल 1997 कैरेक्टराइज वेटलैंड इनटू द मैरीन। देखिए ये जो वेटलैंड थे, आर्द्र भूमियां थी, जो नम भूमियां थी, इसके अंदर इसका सदुपयोग करने के बारे में एक साइंटिस्ट ने बोला था कि हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, और उसने इसका क्या किया था, कैरेक्टराइज किया था। उन्होंने बताया था ये अलग अलग तरह की होती है। कौन कौन सी बताई थी? एक मैरिन बताई थी, कोस्टल वेस्टलैंड। वो बोलते हैं कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर भी क्या होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं। एस्चुरिन वेटलैंड्स, जिसमें क्या आते हैं, डेल्टा आते हैं, टाइडल्स आते हैं, मार्शेज आते हैं और मैंग्रोव साइंस आते हैं। आपने डेल्टा सुना है? डेल्टा बनाती है नदी घाटियां, एस्चुरिन बनाती हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वेटलैंड के अंदर आते हैं। फिर है लेक्वेस्ट्रीन। लेक्वेस्ट्रीन के अंदर कौन आते हैं, लेक्स आते हैं, झील आती हैं। रिवरिन, जिसके अंदर सभी नदियां आती हैं और नहरें आती हैं। एंड द पैलेस्ट्रीन, जिसके अंदर क्या आते हैं, मार्सेस। मार्सेस का मतलब क्या होता है, जो कीचड़ भरी जो जगहें होती हैं, तालाब वालाब से होती हैं। बॉग्स, स्वैम्स एंड बॉग्स बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोलॉजिकल। उनके हाइड्रोलॉजिकल मतलब क्या होता है, पानी के ऊपर। जैसा पानी देखो, सागर का पानी नमकीन होता है, नदी का पानी मीठा होता है, कीचड़ का पानी खराब होता है, डेल्टा के पानी में कुछ अलग तरह की क्वालिटीज होंगी। इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। रामसर कन्वेक्शंस। अब देखिए रामसर कन्वेक्शन हम पढ़ते हैं ना, रामसर साइट्स पढ़ते हैं जीके के अंदर, ये उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1971। 1971 के अंदर रामसर कंस्ट्रक्शन नाम की एक ट्रीटी बनी थी, जिन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी का मतलब क्या होता है, ट्रीटी का मतलब होता है अनुबंध। एक अनुबंध बना था 1971 में। अब इन्होंने किया क्या, वो देखो रामसर ने। ओवरऑल ये कितने पर बना है, 1052 साइट्स हैं जो यूरोप में है, 298 साइट्स कहाँ पर है, एशिया में है,
359 साइट्स कहाँ पे, अफ्रीका में है, और 175 साइट्स कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। 211 साइट्स कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। 79 साइट्स कहाँ है, ओशियानिया रीजन्स में है। हैव बीन आइडेंटिफाई एज द रामसर साइट्स वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। इतनी सारी साइट्स हैं। और ध्यान रखिए सीजीएल के अंदर जब भी पेपर आएगा तो उसमें एक ऐसा वाला जरूर आता है इंफॉर्मेटिव टाइप का। ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक उठाते हैं, उसका बार ग्राफ दिखाते हैं, स्टैटिक दिखाते हैं, कैसा अप हुआ कैसा डाउन हुआ, ये जरूर आता है इस तरह का। इसमें इंपॉर्टेंट आपको ये काउंटिंग्स फिगर रखनी पड़ती हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए, एज पर द रामसाइट कन्वेंशन डेफिनेशन मोस्ट ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, कोस्टल लेगून्स, मैंग्रोव्स, पीटलैंड, कोरल रीफ एंड मैड-मेड वेटलैंड सच एज पॉन्ड्स। देखिए पहले तो देखिए प्रकृति ने बना के दिए हैं। प्रकृति ने क्या क्या बना के दिया है हमको, वेटलैंड, नदी दी हैं, झीलें दी हैं, तटीय क्षेत्र दिए हैं, लेगून में लेगून के क्षेत्र दिए हैं, मैंग्रोव क्षेत्र दिए हैं, कहीं पर कोरल रीफ एरिया दिया हुआ है, पीटलैंड्स दिए हैं। और लोगों ने, मानव ने भी कुछ बनाए हैं आर्द्र भूमि। कैसे बनाए हैं, देखो जैसे पॉन्ड्स बनाया, तालाब बनाया, फार्म पॉन्ड्स बनाए हैं, खेत के अंदर भी तालाब बना रखे हैं, इरिगेशन फील्ड सिंचाई वाले बनाए हैं, सैकर्ड ग्रोव्स बनाए हैं, साल्ट पेन्स नमक के लिए कुछ तालाब बना रखे हैं, रेजर्वोयर बना रखे हैं, ठीक है, ग्रेवल पिट्स बनाए हैं, सीवेज फॉर्म कुछ मतलब कुछ कीचड़ भरे फॉर्म भी बना रखे हैं, कैनल्स कुछ नहरें बनाई हैं। सॉरी, इन इंडिया constitute the wasteland ecosystem distributed in the different geographical region ranging from हिमालय to डेक्कन प्लाटो। हिमालय से लेके दक्कन के पठार तक अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल सिस्टम बने हुए हैं। As of the February 2022, India has 49 Ramsar sites covering an area of 1093636 हेक्टेयर। 49 रामसर साइट्स हैं जो कितना बड़ा एरिया कवर कर रही हैं, इतना बड़ा एरिया कवर कर रही हैं। द हाईएस्ट ऑफ द साउथ एशिया, और साउथ एशिया का सबसे बड़ा एरिया कवर कर रही हैं। एज पर द एस्टिमेट, अगर एक एक अनुमान लगाया जाए, इंडिया हैज़ अबाउट 757.06 थाउजेंड वेटलैंड विद अ टोटल वेटलैंड एरिया 15.3 एम मीटर हेक्टेयर, accounting for the nearly 4.7 of the total of the geographical area of the country। तो भैया एक बड़ा एरिया कवर करता है। आउट ऑफ दिस एरिया अंडर द इनलैंड वेटलैंड अकाउंट्स ऑफ द 69% ऑफ द कोस्टल वेट, 69 तो कोस्टल एरिया है, 27 एंड अदर वेटलैंड स्मॉलर, बाकी वेटलैंड क्या है, छोटे हैं, 4%, 4% तक छोटे हैं। गुजरात हैज़ द हाइएस्ट प्रपोर्शन 17.5%, गुजरात का सबसे बड़ा प्रपोर्शन है। मिजोरम हैज़ लोएस्ट प्रोपोर्शन, मिजोरम का लोएस्ट प्रोपोर्शन है। एरिया अंडर वेटलैंड, वेटलैंड के अंदर जो क्षेत्र आते हैं वो क्या है, अमंग यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी आती है उसके अंदर, कौन कौन सी आती है, लक्षद्वीप में भी है, एंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन अराउंड 96, एंड चंडीगढ़ है द लीस्ट प्रोपोर्शन, चंडीगढ़ के अंदर सबसे कम है 3%, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है 96% और चंडीगढ़ में है 3% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर वेटलैंड। तो कुल मिला के जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो एक स्टैटिक टाइप का टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस आई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 पर आइए। 38 में बताना है, अंडर विच कैटेगरी ऑफ द वेटलैंड आर डेल्टास एंड मैंग्रोव कम। किस तरह के उसमें आते हैं, एस्चुरिन में आते हैं। किस में आते हैं, एस्चुरिन के अंदर ये कैटेगरी आती है जिसमें हम डेल्टा और मैंग्रोव्स को बनाते हैं। देखिए शायद यहाँ पे लिखा होगा, कुछ मैं बता दूँ आपको, कहीं पर मैंने अंडरलाइन किया था, ये देखो क्या आ रहा है, देखिए एस्चुरिन इंक्लूडिंग डेल्टा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अब आपको कॉन्टिनेंट्स बताने, किस कॉन्टिनेंट में कितना साइड्स है, कितना क्या क्या है। तो कौन, देखिए नॉर्थ अमेरिका का देख लीजिए पहले। अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, कैलकुलेशंस पर। तो देखो अगर आप देखें ना यहाँ से, ये वाला देखें, अगर देखिए 102 कहाँ का है, यूरोप का है। ठीक है, फिर 289 कहाँ का है, एशिया का है। नॉर्थ अमेरिका का देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका का है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। नॉर्थ अमेरिका का 211 बता रहा है, वो कितना बता रहा है, 211 बता रहा है नॉर्थ अमेरिका। तो ये पूरा कैलकुलेटिव है, आपको इसमें से देख कर बनाना है, मैच द फॉलोइंग करना है। मैं इसका मैचिंग बैठाल देता हूँ जिससे ज़्यादा लंबा समय नहीं लगे। देखिए ए के लिए ऑप्शन लगेगा 211, बी के लिए ऑप्शन लगेगा यूरोप का है
1052। फिर अफ्रीका का है हमारे पास में 4th, और एशिया का हमारे पास में क्या है 3rd। एक मिनट, एशिया का क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा वाला मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन थी, आपको चेक करके बताना। 40 क्वेश्चन पर आते हैं। 40 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आंसर, इनमें से किस चीज का हम आंसर नहीं कर सकते हैं। हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, संसार में कितनी रामसर साइट्स हैं, इसका पूरा डेटा इसमें बताया है, कितनी कितनी है टोटल बताया। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेटलैंड, वेटलैंड का क्लासिफिकेशन भी इसमें करवाया गया है, ये भी ठीक है। वाई आर द वेटलैंड इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, मानवता के लिए वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हाउ मच एरिया कवर्ड बाय द वेटलैंड। देखिए अगर आप देखें इस तीनों क्वेश्चन के जवाब कर सकते हो आप, पहले का जवाब कर सकते हो, दूसरे का कर सकते हो, चौथे का कर सकते हो, तीसरे का जवाब नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें बोला है कैन नॉट बी आंसर। आप नहीं बता सकते कि मानवता के लिए वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इस पेपर में ऐसा नहीं बताया गया। पैसेज के अंदर, पैसेज के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन बताया गया है, एरिया बताया गया है, क्लासिफिकेशन बताया गया। 41 पर आइए, इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ द वेटलैंड ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया, किस तरह के वेटलैंड भारत के अंदर एक बड़ा एरिया को कवर करते हैं भैया। इनलैंड्स, इनलैंड्स का मतलब जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर। हमारा तटीय क्षेत्र पे ज़्यादा कवर नहीं करता, हमारा कहाँ पे करता है, नदी के पास में, झीलों के पास में, नदी झीलें तालाब ये सब कवर करते हैं वेटलैंड में। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए भैया, ओ माय गॉड एक और आ गया, बहुत बड़ा है पैसे। चलिए डटे रहिए मैदान के अंदर, खेलेंगे भाई, सिलेक्शन लेना है। पहले आप क्या करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, मैं छिप जाता हूँ, 3 गिनता हूँ, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, आ जाइए। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लिया है, पहले आप इतने पार्ट को पढ़िए पहले आप, ठीक है। मैं जरा H2O पी लूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अनाउंस दैट द अनदर सक्सेसफुल मिशन, इसरो ने एक और सक्सेसफुल मिशन का अनाउंसमेंट किया। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ सेड दैट द 3 स्मॉल सैटेलाइट सक्सेसफुली सेपरेटेड एंड वर इंजेक्टेड इन द ऑर्बिट। उन्होंने बोला कि 3 छोटी सैटेलाइट को भी हम क्या कर सकते हैं, एक रॉकेट के साथ अटैच कर कर भेज सकते हैं। ISRO had launched 3 small satellites powered by SSLV-D2 launched vehicle from Satish Dhawan Space Center at श्रीहरिकोटा on फरवरी 10, 2023। देखिए फरवरी 10, 2023 को उन्होंने SSLV-D2 लॉन्च किया, जिसके साथ में उन्होंने 3 छोटी सैटेलाइट को जोड़ा था, और टाइमिंग था 9:18, सुबह के 9:18। द लॉन्च व्हीकल वाज कैरिंग EOS, लॉन्च व्हीकल में कौन कौन सी चीजें थी, EOS 07 था, जेनेसिस 01 था, आज़ादी सेट 2 सैटेलाइट, ये 3 सैटेलाइट इसके साथ जुड़ी हुई थी। एम टू इंजेक्ट दैम इनटू अ 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट, इनका उद्देश्य, इनका क्या उद्देश्य था कि 450 किलोमीटर के जो ऑर्बिट का एरिया उसमें इसको पहुंचाया जाए सैटेलाइट को। ठीक है, द लॉन्च टुक प्लेस एट द फर्स्ट लॉन्च पैड SDSC सार श्रीहरिकोटा। ये जो पहला लॉन्च हुआ था, लॉन्च पैड कहाँ पे था, वो SDSC सार श्रीहरिकोटा में था, ये इसका पूरा नाम है। द SSLV-D2 हैड टू टेक 15 मिनट टू फ्लाइट टू इंजेक्ट, उसको 15 मिनट लगे उड़ने में, और किस चीज को इंजेक्ट करना था, उसको करना था EOS 07, जेनेसिस 1, आज़ादी सेट टू सैटेलाइट इनटू 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑफ द लोअर ऑर्बिट, पहले लोअर ऑर्बिट में उसको भेजना था। इट कन्फ्यूगर्ड विद द 3 सॉलिड प्रपल्शन, रॉकेट के अंदर क्या था कि 3 प्रपल्शन लगे हुए थे, यहाँ पर 3 प्रपल्शन का मतलब क्या, 3 इंजन टाइप के लगे हुए थे, प्रपल्शन स्टेज थी। अ वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल, इट इज 34 मीटर टॉल, एक 34 मीटर टॉल था, 2 मीटर का डायामीटर था उसका। व्हीकल हैविंग अ लिफ्ट ऑफ मास 120 टन्स, सेड इसरो, इसरो ने बताया कि इतना इतना इसका क्षमता है। द EOS 07 सैटेलाइट्स वेट्स, EOS का वेट कितना था, 1563 किलोमीटर किलोग्राम था उसका। ठीक है,
एंड इज मेड ऑफ इसरो, और इसरो के द्वारा बताया गया था। अबाउट 13 मिनट इट्स फ्लाइट, 13 मिनट की इसकी फ्लाइट थी। द SSLV रॉकेट इंजेक्टेड द EOS-07 सून आफ्टर दैट अदर टू सैटेलाइट जेनेसिस 1 आजादी सेट 2 वर इंजेक्टेड ऑल एट एल्टीट्यूड 450 किलोमीटर सेट इसरो। देखो इतना टेक्निकल भाषा दी हुई है। पहला EOS को गए, उसके बाद में जेनेसिस 1 गया, फिर आजादी सेट 2 को भेजा गया था 4.5 किलोमीटर तक। अब देखिए ये पैराग्राफ का बचा हुआ हिस्सा है, इसको पढ़ लेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। 3, 2, 1 स्टार्ट। विद द न्यू रॉकेट, नए रॉकेट के साथ में इन इट्स पोर्टफोलियो इसरो विल हैव 3 रॉकेट्स। न्यू रॉकेट में कितने थे? 3 रॉकेट थे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक तो PSLV था, एंड इट्स वेरिएंट। इसकी कॉस्ट कितनी थी? 200 करोड़ करीब कॉस्ट आती है। एक है जियो सिंक्रोनाइजिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV होता है। MK2 कॉस्ट अबाउट, कितनी इसकी कॉस्ट है? इसकी करीब 272 करोड़ में थी। फिर है LVM3 जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 434 करोड़ थी। और एक तीसरी तरह की सैटेलाइट होती है SSLV, डेवलपमेंट कॉस्ट 3 रॉकेट अबाउट 56 करोड़। 3 रॉकेट की करीब कितनी लागत होती है? 56 करोड़ होती है। एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट में गो डाउन लेटर, उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट भी अलग होती है। न्यू एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड वेव्स, ह्यूमिडिटी साउंडर्स एंड स्पेक्ट्रम मॉनिटर पेलोड्स। जेनेसिस 1 और 10.2 किलो kg satellite belongs to the अंतरिक्ष USA। 8.7 किलोमीटर सैटेलाइट आजादी सेट टू इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ अबाउट 750 गर्ल्स स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया गाइडेड बाय द स्पेस किड्स सेंटर। देखिए इन सैटेलाइट्स के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ हम लोग बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें करीब 750 गर्ल स्टूडेंट हैं जो इस पे ये जो है स्पेस किड्स इंडिया के अंदर ये लोग भाग ले रहे हैं, जो उनके द्वारा चलाया जा रहा है। चेन्नई के अंदर है ये। इट इज़ एडेड SSLV catered to launch up to the 500 kg सैटेलाइट। SSLV क्या कर सकता है? 500 किलो की वजन की सैटेलाइट को भी भेज सकता है टू लोअर अर्थ ऑर्बिट, लॉन्च्ड ऑन डिमांड बेसिस। इट प्रोवाइड लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, ऑफर लो टर्न अराउंड टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी इन accommodating multiplying satellite demands, minimal launch of the infrastructure as per the satellite of the ISRO। तो देखिए भैया कुल मिला के ये जो पैसेज है एक टेक्निकल पैसेज है, इसको आपने पढ़ लिया है, 2-3 बार पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर दैट इट इज, ये क्या है? अ न्यूज आइटम। कहाँ से? न्यूज़पेपर कॉलम से उठाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। 43 देखिए, पहली कौन सी सैटेलाइट थी जिसको ऑर्बिट में भेजा गया था? EOS-07। ठीक है, ये हमारा आंसर। देखिए बेटा ध्यान रखिए, कल फिर मैं रात को 9 बजे आपको एक नए पेपर सेट के साथ में मिलूंगा। अभी CGL के मेरे पेपर चल रहे हैं, मैं करीब इसके अंदर 5 साल का डेटा कवर कराने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। तो आप मेरे साथ में एक फास्ट तरीके से रिवीजन करते जाया करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, रीज़न ये है क्योंकि 45 क्वेश्चन है और 45 क्वेश्चन को सॉल्व कराने में, पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व कराने में टाइम तो लगता है। आगे देखिए 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन में बोला गया है सैटेलाइट बताना है और उनका वेट बताना है। तो शुरू हो जाइए। इसमें जो पहली जो सैटेलाइट है EOS, इसका वजन कितना है? 156 था। आज़ादी सेट 2 का वजन कितना बताया गया था? आज़ादी सेट 2 का वजन बताया गया था 8.7 किलोग्राम। और जेनेस का 1 का क्या बताया गया था? 10.2 किलोमीटर, 2 किलोग्राम। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और अच्छे से तैयारी करें बेटा। आप लोग कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिखेंगे आप लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट? ये पैसेज किसके बारे में था? ये पैसेज था लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द इसरो। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर बेटा? तो चलिए, जो बच्चे यहाँ तक मेरे साथ पहुँचे वो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो ऐसे बच्चे हैं, वो सीरियस बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वो गंभीर हैं अपने करियर को लेकर, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचे। इतना बड़ा वीडियो लेक्चर उन्होंने देखा। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करें, अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।